नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हमारे इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और फिर से आपका तारुफ कराते हैं हमारी वही अजीमोतरीन शख्सियत, हमारे वीडियो साहब तरुण मदान साहब। प्लेजर, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आपके साथ जुड़ना हमेशा हमें अच्छा लगता है और हम नए नए और अच्छे अच्छे मुद्दे आपके सामने लाते रहते हैं और आपकी सोच को जागरूक करते रहते हैं। तो वेलकम टू हमारा इंडिया। हाय स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। तो सर, आज का मुद्दा थोड़ा सा आज के चलते हुए टॉपिक से ही मिला हुआ है। जी जैसे जी। कि सभी जानते हैं, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब हम सब भाई भाई हैं तो सबके लिए एक देश एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना हो। तो सर, पहले तो अब मैं चाहूँगा आप इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है, ये काफ़ी मुद्दा जीवंत है, काफ़ी जगह बातचीत हो रही है इसके बारे में कि क्या हो क्या ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रावधान है तो सरकार उसको लाए ना लाए। लेकिन मतलब अभी तो मैं कहूँगा इसका कुछ स्वरूप भी सामने नहीं आया किसी के, और लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी हल्ला करना चालू कर दिया। तो कह सकते हैं आप। हाँ, कई समाजों ने, कहीं यहाँ वहाँ, मतलब इस तरीके से काफ़ी जी सर, उलट पुलट बातें जो यहाँ वहाँ घूम रही हैं। और हमारे देश में नहीं, अखंडता बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग समाज है फिर भी हम सब एक हैं, मिलजुल के रहना है, हम एक समाज का हिस्सा और मिलजुल के रहना है। तो जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाई जहाँ एक देश है सबके लिए एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये एक सवालिया निशान है। आप खुद सोचिए इसके बारे में, इसका जवाब आपको खुद मिलेगा। जी सर। कि अलग अलग सरकारें, अलग अलग गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट क्या कर रही हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक सवालिया निशान। आप अपने ऊपर इसकी उत्तरदायित्व लीजिए और बताइए कि सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी पोलिंग वगैरह भी हुई, लोगों के व्यूज़ लिए गए। तो आप इसके ऊपर जो है सही अपना ज्ञान दीजिए और देखिए कि हमें आगे किस राह में जाना चाहिए। अब सर, जैसा कि हमारा देश है, इतनी विविधता का देश है, अलग अलग कितने लोग हैं हमारे देश में, तो सर ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो प्रत्येक वर्ग को मिलती हैं और कुछ को नहीं मिलती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राइट इंडिपेंडेंस से पहले कुछ वर्ग है वो रहे प्रताड़ित, उनको अपना जो ड्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जी सर। तो इसलिए ये समाज में चीज़ें लाई गई कि उनको भी उन वर्गों का भी उत्थान किया जाए। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, अब देश को आज़ाद हुए भी 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जी सर। अगर हम 75 साल में उत्थान नहीं कर पाए तो क्या आगे हम कर पाएंगे? अगेन अ क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान। जी सर। मैं कोई ना इस तरह में बता रहा हूं कि मतलब क्या परिस्थिति है। जी सर। अच्छा, अब ये जब एडवांटेज या प्रिविलेज जब इन सब वर्गों को आपने दिए तो और ऐसे कानून बनाए, देखिए जिस वर्ग या समाज को जब कुछ बेनिफिट मिलता है तो उसको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होती है, क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, तो वो सब ठीक है। लेकिन जब, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा मिल रहा है, एग्जाम्पल आपका रिजर्वेशन का मुद्दा है। जी सर। अब कई वर्गों को इसका फायदा हुआ, बहुतों को फायदा हुआ, तो कभी कोई आपत्ति नहीं आई और ये परिस्थिति जो है बढ़ती चली गई। अब आप देखिए, रिजर्वेशन इज ऑलमोस्ट 50% एंड अबव। जी सर। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो संज्ञान लेगा इन चीजों का, भाई क्या करना है, कैसे करना है। क्या रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट बेस्ड होनी चाहिए या आदमी के इकोनॉमिक स्टेटस पे होनी चाहिए? जी सर। ये भी कई चीजें मुद्दे उठे हैं। इसी पे हमने एक और वीडियो भी बनाया है, मध्यम वर्ग और आरक्षण, कृपया करके उसको भी देखिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क चीज, ये समाज ने खुद अपने लिए निर्धारित करना है कि क्या हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब समाज निर्धारित करता है तो सरकारें भी उसको मानती हैं। अच्छा, इसका दूसरा एक पहलू देखिए, कई बार जब चीजें किसी को सूट नहीं करती हैं तो वही वर्ग उन चीजों को अपोज करने लगता है। जी सर। जैसे अपना ये फार्मर्स बिल आया था, ये किसान आंदोलन चल गया। किसान आंदोलन कितनी देर चला के, मतलब गवर्नमेंट को बड़ी मजबूरी में, मतलब उनका सम्मान करते हुए गवर्नमेंट को बड़ी मजबूरी में ये चीज हटाना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। जी सर। तो ये सारे अलग अलग पक्ष और पहलू हैं कि भाई ये चीज हमको सूट करती है तो हमको मिलनी चाहिए, ये हमको नहीं सूट करती है तो नहीं मिलनी चाहिए। और कहीं किसी और वीडियो में भी मैंने कहा था, जैसे अब आरक्षण है, कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि आज से 25, 30, 50 साल बाद आपके पास मध्यम वर्ग बचे ही ना इस देश में। बिल्कुल सर। देखिए, किसी भी चीज का आंकलन ना, वो इमीडिएट उसका रिजल्ट नहीं दिखता है। ये सारी चीजें ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि इसका रिजल्ट बहुत बाद में दिखता है। अब कोई भी कानून पुराने लगे, जैसे आपने लगाए,
तो उसका नतीजा अब आपको दिख रहा है। जी सर। और गवर्नमेंट ने भी कई बड़े बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, चाहे वो भले मतलब लोगों ने उसका विरोध किया, आर्टिकल 370 बिल्कुल एक सर। बहुत मतलब कितना विरोध सरकार को झेलना पड़ा। रेवोल्यूशनरी। हाँ बिल्कुल रेवोल्यूशनरी, मतलब इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट आई वुड से। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा कदम। और अभी भी कहीं देखिए पार्लियामेंट में जो पुराने अंग्रेजों वाले बिल हैं उनको हटाया जा रहा है, उनके लॉज वगैरह हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हाँ रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब जो है, मतलब कोई भी आप कर रहे हैं, कानून लगा रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म रेपरकशन क्या होगा वो जानना या देखना बहुत जरूरी होता है। इमीडिएट रिजल्ट आपको भले मिल जाए, लेकिन उसका नुकसान लंबे दायरे में क्या हो रहा है उसको जानना देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या होता है कि एक बार अगर कोई चीज लागू हो जाती है तो अगली सरकारों को उसको हटाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत इतना आसान नहीं होता हटाना कोई चीज। वो भाई आम आदमी तो बोल देता है यार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, यार ये क्यों नहीं कर रही। अरे सरकार में बैठ के देखो कितनी मुश्किलें हैं, कितना हटाना है, कई पक्ष विरोध करते हैं, नहीं उस चीज को लागू करने देते हैं। तो जो आदमी ऊपर बैठा है उसने सबको एक नजर से देखना है, सबके लिए समानता लानी है। जी सर। तो गवर्नमेंट का तो यही होता है ना कि हर नागरिक बराबर है इस देश में। बिल्कुल सर। तो लॉ मतलब उसी लिहाज से आपको देखता है। अच्छा सर, कई बार हमने ये भी देखा कि जैसे कोई सरकार आई है, उसको अपने वोट बैंक या बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, अपने फ़ायदे होते हैं जिनको बचाने के लिए वो ऐसे कई कानून ले आती है जो आप समझ रहे होंगे कि वो बाकी लोगों पे। हाँ मनी जी, ये चीज़ें कई बार मीडिया में और डिस्कशंस में उठती रहती हैं। अब मैंने अभी बताया ना, ये आकलन खुद लोगों को लगाना है कि मैं ये कर रहा हूँ कि इससे अभी इमीडिएट फ़ायदा क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान क्या हो रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यू नो आप जो बता रहे हैं ऐसा होता रहा है अक्सर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और जब एक बार मैंने पहले बताया कि चीज़ें लग जाती हैं, इनको हटाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। जी सर। अब फ्री है, अब फ्री में ना आदमी को किसी की उस चीज़ की कीमत नहीं होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मानिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी ये बोल दिया कि आपको इतनी बिजली ऑथराइज है, इतना यूनिट फ्री है, तो वो मिसयूज हो जाता है उस चीज़ फ्री का। जबकि अगर वो उसको कहा जाए कि आप अपने बिल की पेमेंट करिए और तब इतने यूनिट का पैसा क्लेम करिए, तो तब उसको उसकी कीमत ज्यादा नजर आएगी। जी सर, जब जेब से पैसा निकले। क्योंकि एक बार गया है, भले वो क्लेम कर रहा है, लेकिन जब जेब से पैसा जाता है और 2-3 महीने बाद वो क्लेम पास होके आएगा तो उसको उसकी अहमियत रहेगी। देखिए पहली बार जब कोई भी चीज फ्री मिलती है किसी को तो वो प्रशंसा करता है, जिसने भी अरे भाई मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तीसरी बार क्या होती है, एक उम्मीद सी लग जाती है कि यार ये तो मिलना चाहिए था यार। फिर चौथी बार क्या होता है यार, वो अधिकार बन जाता है कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। फिर जब मिलने कंटिन्यूस वो चीज रहती है तो फिर उस चीज के ऊपर निर्भरता हो जाती है। बिल्कुल सर। और जब फिर नहीं मिलती है तो फिर आदमी का आक्रोश कैसे, जैसे कि अब आप देख रहे हैं मणिपुर में ये परिस्थिति क्या है, ये आरक्षण की परिस्थिति है। एक ही समाज में रहने वाले दो वर्ग आपस में कैसे लूटपाट मारकाट, कैसे मतलब एक दूसरे दुश्मन। हाँ, इंसानियत कहाँ जा रही है, मतलब देखिए। बिल्कुल सर। ह्यूमन लाइफ की कीमत होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आदमी खुद सोचे, समाज भी सोचे और सही एडवाइज़र भी हों और सरकार भी सोचे, मतलब सबका मिलजुल के एक उत्तरदायित्व है। किसी एक पक्ष पे अगर वो कर देना तो वो फिर ठीक नहीं है सर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे कास्ट को लेकर भी कई बार रिजर्वेशंस हो जाते हैं, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब इस पे भी आप कुछ बोलेंगे? अब देखिए मनीष जी, ऐसा ये चलता ही आ रहा रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड जो है रहा, बट एक कई बार जो मुद्दा सामने उठाया लोगों ने उठाया है, क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चला के क्या फर्दर हम कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। मतलब आदमी उस कास्ट से निकलना ही नहीं चाह रहा है। जी सर। ठीक है ना, कई लोग तो मतलब कोई तरीका भी खोज रहे हैं कि यार इस कास्ट में हम यहाँ घुस जाएं किसी तरीके से, उसके फायदे उठाएंगे फिर, ताकि उसके फायदे उठाएंगे। बिल्कुल सर। तो वो कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है वो चलता जा रहा है। अब इवन इन पॉलिटिक्स के साथ एक फला समाज है, हमारा नेता उसी समाज से होना चाहिए। अरे जो अच्छा नेता है अगर वो समाज से नहीं भी तो भी आपका भला करेगा, इसके बड़े उदाहरण है। जी सर। ठीक है नहीं? बिल्कुल सर। कोई रहने वाला कहाँ का इलेक्शन कहीं से लड़ रहा है तो क्या अगली कॉन्स्टिट्यूंसी का भला नहीं हो रहा है? बिल्कुल भला हो रहा है। जी सर। तो ये सारे विचाराधीन मुद्दे हैं कि मतलब क्या होना चाहिए, या क्या रिजर्वेशन, या क्या आपका रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस या आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है उसके हिसाब से हो। जी सर। है ना, कि किसी भी जॉब प्रोफाइल या कोई जॉब में मतलब उसका जो रिक्वायरमेंट है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए।
ताकि सही शिक्षित आदमी वहां पे आप शिक्षा दीजिए बिल्कुल, और शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है जी सर। अगर समाज का उत्थान करना है तो जो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा, वही सबसे बेस्ट वेपन है जी सर। वो बोल के थे अगर आपने किसी समाज को डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी एजुकेशन डिस्ट्रॉय कर दो, समाज अपने आप डिस्ट्रॉय, बेकार हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है जी सर। तो हमने इसके ऊपर अलग अलग मुद्दे भी बनाए हैं, और कई बार देखिए जैसे मणिपुर में हुआ, या आक्रोश होता रहता है समाज में कि यार फला जो जॉब है उसको ये मिल रहा है, ये फलानी जॉब है उसको ये मिल रहा है। तो मतलब जो जॉब प्रोफाइल है आदमी की वो भी देखा जाए कि उसकी क्या प्रोफाइल है, उसकी क्या प्रिविलेज है, क्या उसको वेतन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आदमी सोचे और एक बार एक आंकलन हो जाए। कई बार किसी ने कह दिया, क्या लगता है कि इन सारी चीज़ का एक रीसेट बटन होना चाहिए कि दोबारा फिर से चालू करो। अब आपने इन 75 सालों से ऊपर में कई चीज़ें सीख ली हैं, देश का बहुत उत्थान हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो एक रीथिंक और हो भी रहा है, कई परिवर्तन आ रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। सर जैसे कि हमने देखा है किसी प्रत्येक वर्ग को तो कई बार कर माफी इतनी हो जाती है और दूसरा बंदा टैक्स भर भर के ही पागल हो गया। हाँ, तो अब धीरे धीरे मतलब सबने कंट्रीब्यूट करना है जी सर। सभी कंट्रीब्यूट करेंगे तभी समाज का उत्थान होगा। एक आदमी के ऊपर आप बोझ डालोगे तो वो आदमी ढह जाएगा उसकी पर। और जैसा हमने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है कि एक आंकलन ले लिए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं कि भाई किस नौकरी का क्या रिस्क फैक्टर है, उसकी जॉब कंडीशन क्या है, वर्किंग आवर क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑफिस आवर्स के बाद भी उसको काम करना पड़ता है, ऐसे तमाम अलग अलग मुद्दे और पैरामीटर्स हैं। उसके आधार पे आप निर्धारित करिए कि किसको क्या वेतन, क्या सुख सुविधा, क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए। देखिए आक्रोश तभी आता है जब इसमें कुछ वेरिएंस हो, भेदभाव हो। तो इस तरीके की अगर चीजें होंगी तो आई एम श्योर कि मतलब समाज का कल्याण होगा और उत्थान होगा, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सर आज आपसे बहुत बातें की इस कानून को लेकर। और पहली बात तो कानून हम बोलेंगे नहीं क्योंकि अभी तो आया ही नहीं है, पता ही नहीं है, ये तो इट इज जस्ट इनिशिएशन। अभी सर ख्वाब कह सकते हैं। हाँ। बाकी मैं सभी से विनती कर रहा हूँ थोड़ा सा सामंजस्य बनाए रखें और एकदम से कोई भी चीज़ सुनते ही आप आक्रोश में रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्शन नहीं देना है। और देखिए सरकार भी आपका पूरा जो है व्यू पॉइंट लेके कि आपके क्या विचार है, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं सबके, सब समाज के जितने वर्ग हैं उनको साथ लेके चलेगी, उनका व्यू पॉइंट लिया जाएगा, आप क्या चाहते हो, क्या होना है, क्या नहीं होना है, ऐसे कोई चीजें लागू नहीं होती हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, बिल्कुल सर, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी उठा के लागू कर देते हैं, वो बिल्कुल ख्याल रखा है इन चीजों का कि सबको कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो लेके चलना है, तो सबको साथ लेके चलना है। सर क्या कहते हैं, करें व्यूअर्स को बाय बाय? बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग हमारा इंडिया, और इस देश को अच्छा रहने लायक देश बनाए। हम सबके बलिदान और योगदान की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस। प्लीज, थैंक यू।